हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जिनके भी पास सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, उन सभी के लिए मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आज हम करने वाले हैं इसकी यूनिट नंबर 3 है जिसका नाम है लर्निंग टेक्नोलॉजी फॉर HRD, लर्निंग टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसकी एक वन शॉट रिवीजन वीडियो जिसके अंदर मैं आपको इस पूरी यूनिट को एक ही वीडियो के अंदर कवर करवाने वाला हूँ। वन शॉट के अंदर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, सारी चीजें काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ, सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। ये जो नोट्स हैंगे वो आपको अगर चाहिए तो आपको परचेज करने पड़ेंगे, पेड नोट्स हैंगे। परचेज करने के लिए आप मेरे को टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर डीएम कर दीजिए, वहां पे आप इसे परचेज कर सकते हैं। इनमें सारी चीजें जो जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट टॉपिक हैं जितने भी, वो सारी चीजें कवर करी गई हैं। और अगर आपको परचेज नहीं करने हैं तो फिर आप इन्हें वीडियो के थ्रू इनसे काम चला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, यूनिट नंबर 3 है जिसका नाम है आपका लर्निंग टेक्नोलॉजी फॉर HRD। इसमें पहले आपको चीजें क्या क्या कवर करनी है, तो लर्निंग एंड HRD, मॉडल्स एंड करिकुलम, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, इंडिविजुअल एंड ग्रुप लर्निंग, असेसमेंट सेंटर, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, बिहेवियरल मॉडलिंग एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड इवेल्युएटिंग द HRD। इतने टॉपिक आपके एग्जाम के लिए दिए गए हैं, ये चीजें आपको कवर करनी है, ठीक है। तो देखिए, लर्निंग एंड HRD होता क्या है। तो लर्निंग कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल, बिहेवियर और एटीट्यूड थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और टीचिंग। लर्निंग का क्या मतलब होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर नॉलेज, स्किल और बिहेवियर या फिर एटीट्यूड को एक्वायर करा जाता है। किसकी मदद से, स्टडी की मदद से, एक्सपीरियंस की मदद से, प्रैक्टिस की मदद से और टीचिंग की मदद से। वो चीज कहलाती है आपकी लर्निंग। इट इज फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन पर्सनल ग्रोथ। ये जो है ये ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है लर्निंग, और एक क्रूशियल रोल प्ले करती है पर्सनल ग्रोथ के अंदर, प्रोफेशनल एडवांसमेंट में और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में भी लर्निंग का रोल होता है। वहीं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इनहांसिंग एंड डेवलपिंग स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटी एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल इफेक्टिवनेस। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है ये तो आपको पता ही है। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उनकी स्किल, नॉलेज, एबिलिटी और बिहेवियर को इनहांस करा जाता है, डेवलप करा जाता है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो और ओवरऑल इफेक्टिवनेस इंप्रूव हो जाए उनकी। वो कहलाता है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो HRD encompasses a wide range of activity and initiative aimed at maximizing the potential of employee and aligned with their development with strategic goal and objective of organization। तो HRD के अंदर कई सारी एक्टिविटी आती हैं, कई सारे इनिशिएटिव आते हैं, जिससे क्या होता है, एम्प्लॉय की पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करा जाता है और उनकी पोटेंशियल को अलाइन करा जाता है स्ट्रेटेजिक गोल के साथ। जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल और ऑब्जेक्टिव है उनके साथ अलाइन करा जाता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सके। रिलेशनशिप क्या आती है लर्निंग और HRD के बीच में, तो लर्निंग एज अ कोर कंपोनेंट ऑफ HRD, लर्निंग इज द हार्ट ऑफ HRD इनिशिएटिव एज इट इन्वॉल्व द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल, कंपिटेंसी एंड बिहेवियर दैट कंट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। क्या बोला है, जो लर्निंग है उसे HRD का हार्ट कहा जाता है, क्योंकि लर्निंग के अंदर क्या चीजें आती हैं, हम नॉलेज, स्किल और कंपिटेंसी एक्वायर करते हैं, जो कि किस चीज के लिए जरूरी होती है, किसी भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है। नेक्स्ट है लर्निंग नीड्स एनालिसिस। तो HRD प्रोफेशनल कंडक्ट लर्निंग नीड असेसमेंट टू आइडेंटिफाई द नॉलेज गैप, स्किल डेफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट नीड ऑफ एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के प्रोफेशनल होते हैं वो लर्निंग नीड असेसमेंट कंडक्ट करते हैं, जिससे उन्हें पता लग सके क्या नॉलेज गैप है, क्या स्किल डेफिशिएंसी है और किन एम्प्लॉय को डेवलपमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो HRD encompasses training and development initiative that aim to enhance the learning experience of an employee through formal training session, workshop, seminars, e-learning platform, on the job training, coaching, mentoring and other opportunities। क्या बोला है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर कई सारे तरीके की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव आते हैं, जिनसे लर्निंग को बढ़ाया जाता है, एम्प्लॉय के लर्निंग एक्सपीरियंस को इंक्रीज करा जाता है। किस किस चीजों की मदद से, ट्रेनिंग सेशन की, वर्कशॉप, सेमिनार, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग और कई सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की मदद से HRD के अंदर लर्निंग एक्सपीरियंस इंक्रीज, इनहांस करा जाता है एम्प्लॉयज का।
नेक्स्ट है कैरियर डेवलपमेंट एंड लर्निंग pathway। तो एचआरडी प्ले अ vital role in creating career development pathway for employee by offering opportunity for learning, growth, advancement and skill enhancement। एचआरडी है वो क्या करता है, कैरियर डेवलपमेंट का एक रास्ता बनाता है एम्प्लॉय के लिए, किसकी मदद से उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटी ऑफर करके लर्निंग से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, एडवांसमेंट और स्किल एनहांसमेंट से रिलेटेड, तो उनको एक कैरियर का ऑप्शन, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग कल्चर। तो एचआरडी कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रमोटिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग, नॉलेज शेयरिंग, इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। जो एचआरडी है वो कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कंटिन्यूअस लर्निंग का कल्चर बनाने में, किसकी मदद से, पॉजिटिव एटीट्यूड को प्रमोट करके लर्निंग का, नॉलेज शेयरिंग का, इनोवेशन का और कोलैबोरेशन का, मतलब इन सारी चीजों को बढ़ावा देकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लर्निंग का, कॉन्टिन्यूस लर्निंग का कल्चर क्रिएट करता है एचआरडी। ये था आपका रिलेशन बिटवीन एचआरडी एंड लर्निंग। अब आते हैं आपके मॉडल्स ऑफ लर्निंग की। लर्निंग के कौन कौन से मॉडल हैं। तो पहला हैगा बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी। तो दिस मॉडल एसोसिएटेड विद साइकोलॉजिस्ट like B.F. Skinner and Ivan Pavlov focus on observable behavior that result from stimuli in the environment। ये मॉडल किसने दिया है, B.F. स्किनर एंड आइवन पेवलोव ने दिया है। मतलब इन साइंटिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस करवाया है। ये किस चीज पर फोकस करता है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसका हमारे बिहेवियर, मतलब जो एम्प्लॉई है उनके बिहेवियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। Behaviorist learning emphasize the role of reinforcement and punishment in shaping behavior through conditioning process। और ये क्या करता है, पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट का यूज करता है बिहेवियर को शेप करने के लिए कंडीशनिंग के प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। तो डेवलप्ड बाय साइकोलॉजिस्ट सच एज जीन पाइगेट एंड लेव विगोट्स्काय। Cognitive learning theory emphasizes the mental process involved in learning, including memory, attention, problem solving and information processing। जो एक कॉग्निटिव लर्निंग है, इसके अंदर क्या होता है, ये एक तरीके का मेंटल लर्निंग का प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी मेमोरी की अटेंशन इंक्लूड होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के तरीके इंक्लूड होते हैं और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करने के तरीके इंक्लूड होते हैं। This model highlights the importance of understanding how individual perceive, organize and interpret information to facilitate learning। ये मॉडल किस चीज को हाईलाइट करता है कि जो एक इंडिविजुअल है वो किस तरीके से एक इंफॉर्मेशन को परसीव करता है, ऑर्गेनाइज करता है, इंटरप्रेट करता है और उससे एक कंक्लूजन ड्रॉ करता है। नेक्स्ट है मॉडल कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी इन्फ्लुएंस्ड बाय थ्योरिस्ट लाइक जीन पाइगेट एंड लेव विगोट्स्काय posit that individual actively construct their own knowledge and understanding of the world through experience, interaction and reflection। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि जो एक इंडिविजुअल होता है वो अपनी खुद की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेता है, किसकी मदद से, जो वो एक्सपीरियंस होता है, उसे इंटरेक्शन होता है, जो उसका रिफ्लेक्शंस होते हैं, उसकी मदद से वो अपनी लर्निंग की ओन थ्योरी क्रिएट करता है। दिस मॉडल emphasizes the importance of prior knowledge, social interaction and hand-on experience in learning। ये जो मॉडल है ये किस चीज पर एम्फेसाइज करता है, प्रायर नॉलेज के ऊपर, पहले की जो नॉलेज है वो किस तरीके से सोशली इंटरेक्ट करता है और क्या क्या चीजें वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर रहा है, उन चीजों की मदद से वो अपनी जब खुद की लर्निंग थ्योरी बनाता है तो वो कहलाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। जो फोर्थ है आपकी वो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी। तो डेवलप्ड बाय डेविड कॉल्ब, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी एम्फसाइज द रोल ऑफ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन इन लर्निंग प्रोसेस। जो ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी है ये किस चीज पर एम्फसाइज करती है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस कैसा है, उनके रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन कैसी है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन कैसी है, मतलब कंसेप्ट कितने क्लियर है और उनका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन कैसा है। दिस मॉडल सजेस्ट दैट लर्निंग ऑकर थ्रू अ साइकिल ऑफ एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिंग, थिंकिंग एंड एक्टिंग। ये मॉडल किस चीज पर एम्फेसाइज करता है कि जो लर्निंग है वो किसकी मदद से होती है, एक्सपीरियंसिंग की, रिफ्लेक्टिंग की, थिंकिंग और एक्टिंग की मदद से लर्निंग गेन होती है। तो ये आपके 4 मॉडल हैं जो आपके सिलेबस में दिए हैं, जो आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट है करिकुलम इन एचआरडी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या करिकुलम होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करिकुलम सर्व एज अ ब्लूप्रिंट फॉर कल्टीवेटिंग अ डायनेमिक एंड स्किल्ड वर्कफोर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करिकुलम क्या होता है, ये एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है जो बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
डायनेमिक और स्किल्ड वर्कफोर्स को कैसे कल्टीवेट करा जाएगा, मतलब कैसे लाया जाएगा और रिटेन करा जाएगा। These structured plan outline the systematic development of employee encompassing diverse learning initiative tailored to organizational objective। इसके अंदर कई सारे तरीके के अलग अलग सिस्टमेटिक प्रोसेस आते हैं जिनकी मदद से क्या करा जाता है, किस तरीके से एम्प्लॉय को डेवलप करा जाएगा, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। HRD curriculum include a range of program from leadership and technical skill development to fostering a culture of continuous learning and diversity and inclusion training। HRD करिकुलम के अंदर कई सारे तरीके के प्रोग्राम इंक्लूड होते हैं, लीडरशिप स्किल का, टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट का, कंटिन्यूस लर्निंग का, कल्चर का, डाइवर्सिटी इंक्लूजन ट्रेनिंग, ये सारी चीजें करिकुलम इन HRD के अंदर इंक्लूड होती हैं आपकी। पहला जो करिकुलम है वो होता है आपका ट्रेनिंग करिकुलम। तो क्राफ्टिंग एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग करिकुलम फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन्वॉल्व अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू एड्रेस ऑर्गेनाइजेशनल लीड एंड इनहांस एम्प्लॉय कैपेबिलिटी। इफेक्टिव ट्रेनिंग करिकुलम क्राफ्ट करने के अंदर आपकी क्या चीजें आती हैं कि एक ऐसी अप्रोच को फॉलो करना है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की नीड को पहले समझा जा सके और एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी को इनहांस करा जा सके। द करिकुलम शुड बिगिन थ्रू नीड एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग स्किल गैप, अलाइन ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव विद स्ट्रेटेजिक बिजनेस गोल। इसका प्रोसेस क्या होता है, जो ट्रेनिंग करिकुलम होता है इसमें सबसे पहले आपकी सबसे पहले नीड्स का एनालिसिस करा जाता है कि ट्रेनिंग की नीड है या नहीं है। उसके बाद अगर नीड होती है तो फिर स्किल गैप आइडेंटिफाई करा जाता है कि किस जगह पर नीड की मतलब ट्रेनिंग की जरूरत है। उसके बाद जो ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव होते हैं उसे अलाइन करा जाता है बिजनेस के स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है लीडरशिप डेवलपमेंट करिकुलम। तो लीडरशिप डेवलपमेंट करिकुलम इज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क डिजाइन टू नर्चर एंड इनहांस द लीडरशिप कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो लीडरशिप डेवलपमेंट करिकुलम है ये किस लिए बनाया जाता है, ये एक फ्रेमवर्क है जो कि इनहांस करता है, मतलब बढ़ाता है एक इंडिविजुअल की लीडरशिप कैपेबिलिटी को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। It is typically include module addressing various aspects of leadership such as communication skill, strategic thinking, emotional intelligence and decision making। इसके अंदर क्या क्या चीजें डेवलप करी जाती है, एक जो इंडिविजुअल होता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड डिसीजन मेकिंग को डेवलप करा जाता है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन करिकुलम। तो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन करिकुलम विद इन HRD इज अ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव एम्ड एट फोस्टरिंग एन इंक्लूसिव वर्कप्लेस बाय एड्रेसिंग बायस, प्रमोटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ इक्विटी। जो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन करिकुलम है HRD के अंदर, ये किस चीज पर फोकस करता है कि वर्क प्लेस के अंदर बिना किसी बायस के सभी को इंक्लूड करा जाए, सारे प्रोसेस में सारी अंडरस्टैंडिंग उनकी ली जाए और एक डाइवर्स कल्चर क्रिएट करा जा सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। It typically include workshops and training modules that explore topics such as unconscious bias, culture competency and inclusive leadership। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करना, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स प्रोवाइड करवाना किस चीज से रिलेटेड, जिसमें अनकॉन्शियस बायस हो, कल्चर कॉम्पिटेंसी हो, इंक्लूसिव लीडरशिप हो। नेक्स्ट है टेक्निकल स्किल एंड डेवलपमेंट करिकुलम। तो टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट करिकुलम इन HRD इज crafted to enhance the proficiency and expertise of employee in specific technical domain essential for their role। टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट करिकुलम में क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी प्रोफिशिएंसी और एक्सपर्टीज को डेवलप करा जाता है किसी स्पेसिफिक टेक्निकल डोमेन के अंदर। जो काम उन्हें करना है, अगर कोई टेक्निकल काम है तो उससे रिलेटेड जब उन्हें ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाई जाए, उनकी उस नॉलेज को एनहांस करा जाए, उस टेक्निकल नॉलेज को, तो फिर वो आ जाता है आपका टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट करिकुलम के अंदर। दिस करिकुलम comprise targeted training program, workshop and hands-on experience focused on acquiring and refining technical competency। इसके अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम इंक्लूड होते हैं, वर्कशॉप्स इंक्लूड होती हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस इंक्लूड होता है, जिससे क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है वो अपनी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी एक्वायर करता है और उसे रिफाइन कर पाता है। ये थे आपके लर्निंग के करिकुलम। अब नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग की, जो लर्निंग है वो किन किन प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क करता है। तो द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग आर फंडामेंटल कंसेप्ट दैट गाइड द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड एंड बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग क्या है, एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जो कि गाइड करता है कि क्या प्रोसेस होना चाहिए नॉलेज को एक्वायर करने का, स्किल को एक्वायर करने का, एटीट्यूड और बिहेवियर को एक्वायर और इनहांस करने का। These principles are based on research and theories from field of psychology, education and cognitive science। ये जो प्रिंसिपल हैं ये कहाँ से आए हैं, जो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी है, एजुकेशन है और कॉग्निटिव साइंस की फील्ड है, उसमें से ये प्रिंसिपल निकल कर आए हैं।
Understanding these principles can help educator, trainer, and instructional designer create effective learning experience that promote retention, understanding, and application of new information. जो ट्रेनर होते हैं, एजुकेटर होते हैं और इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर होते हैं, अगर वो इन लर्निंग के प्रिंसिपल्स को सीख लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो भी वो और ज़्यादा अच्छे से रिटेंशन कर पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे और एप्लीकेशन कर पाएंगे न्यू इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, अब कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। तो द प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस इन लर्निंग सजेस्ट दैट इंडिविजुअल आर मोस्ट रिसेप्टिव टू न्यू इन्फॉर्मेशन एंड स्किल व्हेन दे आर मेंटली एंड इमोशनली प्रिपेयर्ड। क्या बोला है, जो प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस है वो क्या कहता है कि अगर इंडिविजुअल्स को नई इन्फॉर्मेशन और स्किल के बारे में पता होगा तो वो ज्यादा मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर्ड रहेंगे उसे एक्वायर करने के लिए। It emphasizes the importance of aligning instruction with the learner level of readiness to maximize the effectiveness of learning experience। तो इसके अंदर किस चीज पर एम्फेसिस करी जाती है कि जो इंस्ट्रक्शन है उन्हें अलाइन करा जाए लर्नर के लेवल पे, कि वो कितनी जल्दी किसी चीज को एक्वायर करने के लिए रेडी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज। तो द प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज इन लर्निंग असर्ट दैट रिपीटेड प्रैक्टिस एंड रीइंफोर्समेंट एनहांस द रिटेंशन एंड मास्टरी ऑफ न्यू नॉलेज और स्किल। प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है कि जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करी जाएगी, रीइंफोर्समेंट करी जाएगी, उतना ही जो नई नॉलेज है वो रिटेन होगी और वो उन्हें मास्टरी, जो इंडिविजुअल है वो मास्टर हो जाएगा उस स्किल और नॉलेज के अंदर। द प्रिंसिपल emphasize द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव एंगेजमेंट एंड एप्लीकेशन टू सॉलिडिफाई लर्निंग। तो ये प्रिंसिपल emphasize करता है एक्टिव एंगेजमेंट के ऊपर कि इंडिविजुअल हमेशा एंगेज रहना चाहिए इस लर्निंग के प्रिंसिपल में, और सॉलिडिफाई लर्निंग मतलब उनकी लर्निंग को और ज्यादा मजबूत कर देता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट। तो द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट इन लर्निंग पोजिट दैट एक्सपीरियंस accompanied by the positive emotion and satisfaction are more likely to be remembered and learned effectively। क्या बोला है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट, क्या कहता है कि जो एक्सपीरियंस होता है जो कि हमें किसी पॉजिटिव इमोशन या सेटिस्फेक्शन की मदद से मिलता है, वो एक्सपीरियंस हमें हमेशा याद रहता है। इट हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ इमोशनल एंगेजमेंट ऑन रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये हाईलाइट करता है किस चीज को, कि जो इमोशनल एंगेजमेंट होती है किसी इंडिविजुअल की, वो उसे कोई चीज को रिटेन करके और रिकॉल करके किसी भी इंफॉर्मेशन को रखने में मदद करती है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी। तो द प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी इन लर्निंग सजेस्ट दैट विविडनेस और स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टिमुलस इन्फ्लुएंस द डेप्थ ऑफ लर्निंग। क्या बोला है, किसी की कितनी स्ट्रेंथ है उस चीज पर भी डिपेंड करती है उसकी लर्निंग की, कि वो कितनी जल्दी कोई चीज सीखेगा। इंटेंस एंड इमोशनली चार्ज एक्सपीरियंस टेंड टू बी मोर मेमोरेबल एंड इम्पैक्टफुल लीडिंग टू बेटर रिटेंशन। क्या बोला है, कोई ऐसा इंटेंस या इमोशनली एक्सपीरियंस होता है तो वो हमें ज्यादा अच्छे से और जिसका हमारे ऊपर कुछ इम्पैक्ट होता है वो हमें ज्यादा टाइम तक और ज्यादा अच्छे से याद रहता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिसेंसी। तो द प्रिंसिपल ऑफ रिसेंसी इन लर्निंग एम्फसाइज दैट रिसेंटली एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज मोर लाइकली टू बी रिमेंबर्ड देन ओल्ड मटेरियल। प्रिंसिपल ऑफ रिसेंसी क्या कहता है कि जो हमने इन्फॉर्मेशन अभी रिसेंटली एक्वायर करी होती है वो ज्यादा याद रहती है हमें एज कम्पेयर टू इन्फॉर्मेशन जो हमने पहले एक्वायर करी होती है। This principle underscore the importance of reinforcing and viewing key concepts shortly after learning to enhance retention and recall। जो ये प्रिंसिपल है ये किस चीज पर फोकस करता है कि जो रीइंफोर्सिंग और रिव्यूइंग है किसी की कंसेप्ट की, वो हमें ज्यादा से अच्छे से रिटेन करने में हेल्प करती है कोई भी लर्निंग की स्किल या नॉलेज इंफॉर्मेशन को। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। तो द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक इन लर्निंग स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग टाइमली एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू द लर्नर। ये प्रिंसिपल किस चीज पर फोकस करता है कि जो लर्नर्स होते हैं उनसे टाइमली और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करवाते रहना चाहिए उन्हें। इफेक्टिव फीडबैक इनहांस अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट मिसकंसेप्शन एंड इनकरेज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जो अगर फीडबैक का जो है वो इफेक्टिव फीडबैक होगा तो उससे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, कोई अगर मिसकंसेप्शन होती है तो वो ठीक हो जाती है और इससे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होती रहती है, फॉस्टरिंग अ मोर इम्पैक्टफुल एंड एडेप्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। और इससे क्या होता है, एक अच्छा और इम्पैक्टफुल लर्निंग एक्सपीरियंस इनकरेज होता है। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है इंडिविजुअल एंड ग्रुप लर्निंग का। तो इंडिविजुअल एंड ग्रुप लर्निंग आर टू डिस्टिंक्ट अप्रोच टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल ईच विद इट्स ओन एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस। क्या बोला है, जो इंडिविजुअल लर्निंग है और ग्रुप लर्निंग है वो दो अलग अलग अप्रोच है नॉलेज स्किल्स को एक्वायर करने की, जिसके अपने अपने एडवांटेज हैं और अपने अपने चैलेंजेस हैं। Understanding the difference between individual and group learning can help educator learner choose the most appropriate approach based on goal, preference and context।
तो अगर जो एक लर्नर रहेगा उसे नॉलेज होगी कि इंडिविजुअल लर्निंग के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है और ग्रुप लर्निंग के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, तो वो अच्छे से चूज कर पाएगा कि उसे किस मेथड के थ्रू लर्निंग गेन करनी है। तो इंडिविजुअल लर्निंग क्या होती है, सबसे पहले देखिए इसमें सेल्फ प्लेस्ड होता है। तो इंडिविजुअल लर्निंग अलाउ लर्नर टू प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस, फोकस ऑन देयर यूनिक नीड एंड इंटरेस्ट। इंडिविजुअल लर्निंग के अंदर जो इंडिविजुअल होता है उसकी खुद की प्रोग्रेस होती है, अपने खुद के पेस पर वो फोकस कर पाता है अपनी नीड्स के ऊपर और अपने इंटरेस्ट के ऊपर। लर्नर हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू रिव्यू मटेरियल, स्किप अहेड एंड स्पेंड मोर टाइम ऑन चैलेंजिंग कंसेप्ट एंड नीड्स। इसके अंदर जो लर्नर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो जो किसी भी तरीके से रिव्यू कर सकता है, किसी भी चीज को स्किप कर सकता है और किसी भी चीज पर अपना जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो दे सकता है अगर उसे कोई कंसेप्ट चैलेंजिंग लग रहा है। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड होता है। तो इंडिविजुअल लर्निंग कैन बी टेलर टू द स्पेसिफिक लर्निंग स्टाइल, प्रेफरेंस एंड गोल ऑफ ईच लर्नर। जो इंडिविजुअल लर्निंग होती है वो किस तरीके से डिजाइन होती है, हर इंडिविजुअल अपने खुद के स्पेसिफिक लर्निंग स्टाइल के अपनी प्रेफरेंस और गोल्स के अकॉर्डिंग उसे डिजाइन कर सकता है। Personalized instruction, feedback and resource can help optimize the learning experience and address individual strength and weakness। अगर ये पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन होंगी, फीडबैक होगी पर्सनलाइज्ड, रिसोर्स पर्सनलाइज्ड होंगे, तो उससे क्या होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है और इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी एड्रेस हो पाती हैं और इंप्रूव हो पाती हैं। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। तो इंडिविजुअल लर्निंग प्रमोट ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डायरेक्टिव लर्निंग स्किल्स। जो इंडिविजुअल लर्निंग होती है वो ऑटोनॉमी और सेल्फ डायरेक्टिव लर्निंग स्किल्स को प्रमोट करती है। लर्नर टेक ओनरशिप एंड देयर लर्निंग प्रोसेस, सेट गोल, मॉनिटर प्रोग्रेस एंड मेक डिसीजन अबाउट हाउ टू अप्रोच द मटेरियल। जो लर्नर होते हैं उनकी पूरी ओनरशिप होती है लर्निंग के प्रोसेस के ऊपर, वो खुद के गोल्स को सेट करते हैं, प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं और डिसीजन लेते हैं कि उन्हें किस तरीके की अप्रोच फॉलो करनी है। नेक्स्ट है फोकस्ड अटेंशन होती है। तो इंडिविजुअल लर्निंग प्रोवाइड लर्नर विद फोकस्ड अटेंशन ऑन मटेरियल विदाउट डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम अदर। जो इंडिविजुअल लर्निंग होती है वो लर्नर को प्रोवाइड करवाती है फोकस्ड अटेंशन में और किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। वो अपने जिस जिस चीज पर फोकस करना चाहते हैं उस चीज पर फोकस कर सकते हैं। दिस कैन हेल्प इम्प्रूव द कंसंट्रेशन, कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे क्या होता है, जो इंडिविजुअल है उसकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होता है और वो इंफॉर्मेशन को और ज्यादा अच्छे तरीके से रिटेन कर पाते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेसी। तो इंडिविजुअल लर्निंग ऑफर प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। प्राइवेसी मिलती है इंडिविजुअल को, कॉन्फिडेंशियलिटी मिलती है इंफॉर्मेशन की। अलाउ लर्नर टू एक्सप्लोर सेंसिटिव एंड पर्सनल टॉपिक। तो इससे क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है वो सेंसिटिव और अगर कोई पर्सनल टॉपिक्स हैं तो उन पर भी रिसर्च करके अपनी इंप्रूवमेंट कर सकता है विदाउट कंसर्न अबाउट जजमेंट और एक्सपोजर, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जजमेंट वगैरह नहीं होता क्योंकि कोई और इन्वॉल्व होता ही नहीं है। अब अगर आपको ग्रुप लर्निंग, तो ग्रुप लर्निंग के अंदर सबसे पहला होता है सोशल इंटरेक्शन। तो ग्रुप लर्निंग इन्वॉल्व कोलैबोरेशन, डिस्कशन एंड इंटरेक्शन विद पीयर्स, फोस्टरिंग सोशल कनेक्शन, टीम वर्क स्किल एंड सेंस ऑफ कम्युनिटी। ग्रुप लर्निंग के अंदर आपके कोलैबोरेशंस आते हैं, डिस्कशन आते हैं, इंटरेक्शन आता है अपने पीयर्स के साथ, जिससे क्या होता है, सोशल कनेक्शन इंप्रूव होता है, टीम वर्क स्किल बढ़ती है और सेंस ऑफ कम्युनिटी जनरेट हो जाती है। पीर फीडबैक, डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस कैन एनहांस लर्निंग आउटकम। इसके अंदर क्या होता है, आपको फीडबैक मिलते हैं अलग अलग लोगों के, अलग अलग लोगों का पर्सपेक्टिव मिलता है, अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे क्या होता है, लर्निंग एनहांस होती है। नेक्स्ट है डाइवर्स पर्सपेक्टिव होता है। तो ग्रुप लर्निंग ब्रिंग टुगेदर इंडिविजुअल विद डिफरेंट बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस एंड व्यू पॉइंट, एनरिचिंग डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ग्रुप लर्निंग के अंदर क्या होता है, जो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, वो एक साथ आते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपना व्यू पॉइंट शेयर करते हैं, डिस्कशन शेयर करते हैं, जिससे क्या होता है, एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव मिलता है लोगों को। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। तो ग्रुप लर्निंग इनकरेज कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन एंड टीम वर्क स्किल, वर्किंग विद अदर ऑन प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और एक्टिविटी कैन एनहांस कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एबिलिटी एंड लीडरशिप क्वालिटी। क्या बोला है, ग्रुप लर्निंग इनकरेज करता है कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन एंड टीम वर्क स्किल को, क्योंकि जब अलग अलग लोगों के साथ एक प्रोजेक्ट पर, एक असाइनमेंट पर या एक एक्टिविटी में काम करा जाता है तो इससे कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज होती है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की एबिलिटी इंप्रूव होती है और लीडरशिप क्वालिटी भी इनहांस हो जाती है। नेक्स्ट है पीर सपोर्ट। तो ग्रुप लर्निंग प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर पीर सपोर्ट, मोटिवेशन एंड इंकरेजमेंट। जो हमारे साथ के कलीग्स होते हैं उनकी सपोर्ट मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और इंकरेजमेंट मिलती है। लर्नर कैन हेल्प ईच अदर क्लैरिफाई कंसेप्ट, शेयर रिसोर्स, प्रोवाइड फीडबैक एंड ऑफर इमोशनल सपोर्ट ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम।
इसके अंदर जो लर्नर होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, उनके कंसेप्ट को क्लैरिफाई कर सकते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करवाते हैं और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं चैलेंजिंग टाइम के अंदर। नेक्स्ट है सोशल लर्निंग। तो ग्रुप लर्निंग प्रमोट सोशल लर्निंग एक्सपीरियंस दैट मिरर रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन एंड प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। ग्रुप लर्निंग क्या प्रमोट करता है, सोशल लर्निंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करता है रियल वर्ल्ड के अंदर और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर। लर्नर डेवलप इंटरपर्सनल स्किल, नेटवर्किंग एबिलिटी एंड सोशल कॉम्पिटेंसी थ्रू ग्रुप एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट। जो लर्नर होता है वो इंटरपर्सनल स्किल्स, नेटवर्किंग एबिलिटी और सोशल कॉम्पिटेंसी डेवलप कर पाता है किसकी मदद से, ग्रुप एक्टिविटी और ग्रुप प्रोजेक्ट्स की मदद से। ये था आपका कंसेप्ट किस चीज का, ग्रुप लर्निंग और इंडिविजुअल लर्निंग का। अब नेक्स्ट है जो हमारा टॉपिक वो है असेसमेंट सेंटर का, कि असेसमेंट सेंटर क्या होते हैं। तो एन असेसमेंट सेंटर इज अ मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग कैंडिडेट स्किल, कॉम्पिटेंसी एंड पोटेंशियल फॉर स्पेसिफिक जॉब और रोल थ्रू अ सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज, स्टिमुलेशन एंड टास्क। असेसमेंट सेंटर एक मेथड है जिसकी मदद से एक इंडिविजुअल की, एक कैंडिडेट की स्किल, कॉम्पिटेंसी एंड पोटेंशियल को इवैल्यूएट करा जाता है किसी एक स्पेसिफिक जॉब या रोल के लिए, किसकी मदद से, कई सारी अलग अलग एक्सरसाइज, अलग अलग सिमुलेशंस एंड टास्क की मदद से। असेसमेंट सेंटर आर कॉमनली यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस टू असेस कैंडिडेट सुटेबिलिटी फॉर पर्टिकुलर पोजीशन। ये कब कंडक्ट करे जाते हैं, जो असेसमेंट सेंटर होता है इनका यूज ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के प्रोसेस के टाइम पर करती हैं, जिससे कैंडिडेट की सुटेबिलिटी को मेजर करा जा सके कि वो जिस पोजीशन के लिए हायर किया जा रहा है उसके लिए सुटेबल है या नहीं है। फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो इसके अंदर मल्टीपल असेसमेंट के मेथड होते हैं। तो असेसमेंट सेंटर यूज अ वैरायटी ऑफ असेसमेंट मेथड सच एज रोल प्लेइंग, ग्रुप डिस्कशन, केस स्टडीज, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यूज, साइकोमेट्रिक टेस्ट टू इवैल्यूएट कैंडिडेट फ्रॉम डिफरेंट एंगल। ये सारे अलग अलग तरीके के मेथड होते हैं असेसमेंट सेंटर के अंदर एक इंडिविजुअल को असेस करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए। नेक्स्ट है सिमुलेशन। तो कैंडिडेट आर ऑफन रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन रियलिस्टिक जॉब रिलेटिंग टू सिमुलेशन और एक्सरसाइज दैट मिनिमाइज टास्क एंड चैलेंज दे में इनकाउंटर इन द एक्चुअल रोल। इसके अंदर क्या कराया जाता है, जो कैंडिडेट होता है उसे जैसा एक्चुअल जॉब में जिन जिन प्रॉब्लम्स के साथ, जिन जिन सिचुएशन को फेस करना होता है, वैसी ही सिचुएशन प्रोवाइड करवाई जाती है ड्यूरिंग असेसमेंट सेंटर। नेक्स्ट है मल्टीपल असेसर होते हैं। तो असेसमेंट सेंटर टिपिकली इन्वॉल्व मल्टीपल असेसर हु ऑब्जर्व एंड इवैल्यूएट कैंडिडेट परफॉर्मेंस अक्रॉस डिफरेंट एक्सरसाइज। इसके अंदर अलग अलग असेसर होते हैं, मतलब जो इवैल्यूएट करते हैं परफॉर्मेंस को, वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग टेस्ट के लिए, अलग अलग एक्सरसाइजेस के लिए, जो अलग अलग स्टेजेस पर कैंडिडेट की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। दीज असेसर कैन इंक्लूड एचआर प्रोफेशनल, मैनेजर एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। इसके अंदर कौन कौन आ जाते हैं असेसर के अंदर, प्रोफेशनल जो एचआर मैनेजर होता है वो, जो मैनेजर्स होते हैं वो, या फिर कोई मैटर एक्सपर्ट है तो वो। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया। तो असेसमेंट सेंटर आर डिजाइन्ड बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क एंड जॉब रिलेटेड क्राइटेरिया दैट आउटलाइन द स्किल, बिहेवियर एंड क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन द रोल। जो असेसमेंट सेंटर होते हैं वो पहले से डिजाइंड हैंगे, प्री डिफाइंड हैगा उनका फ्रेमवर्क कि किस जॉब से रिलेटेड किस तरीके के मेथड का यूज होना है कैंडिडेट को असेस करने के लिए। नेक्स्ट है फीडबैक। तो कैंडिडेट ऑफन रिसीव डिटेल्ड फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग एंड आफ्टर द असेसमेंट सेंटर, हाइलाइटिंग स्ट्रेंथ, एरिया ऑफ डेवलपमेंट एंड रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। जो असेसमेंट सेंटर होते हैं उसमें जब एक इवैल्यूएट करा जाता है कैंडिडेट को, तो कैंडिडेट को पूरी फीडबैक मिल जाती है उसकी परफॉर्मेंस की, कि क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या क्या उसके एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है और कहाँ कहाँ पर उसे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो ये था आपका असेसमेंट सेंटर का कंसेप्ट। नेक्स्ट है आपका ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज अ साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड मेथड ऑफ साइकोथेरेपी डेवलप्ड बाय एरिक बर्न इन द 1950। Transactional analysis is based on idea that individual have three ego state: parent, adult and child, which influence their thought, feeling and behavior in interaction with other। जो ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है ये क्या कहती है कि जो एक इंडिविजुअल होता है उसकी तीन ईगो स्टेट होती है, एक पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड, जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं उसकी थॉट, फीलिंग और बिहेवियर को जब वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है। द गोल ऑफ transactional analysis is to help individual understand and improve their communication, relationship and personal development by recognizing and changing unhelpful pattern of behavior। जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस होता है वो हेल्प करता है एक इंडिविजुअल को समझने में और इम्प्रूव करने में उसकी कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप और पर्सनल डेवलपमेंट को, किसकी मदद से, जिससे वो रिकॉग्नाइज कर पाए अपने अनहेल्पफुल पैटर्न को अपने बिहेवियर में और उसे हटा पाए। इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं
की कंसेप्ट में, तो ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन आर द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल ईगो स्टेट ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जब एक इंडिविजुअल किसी दूसरे पर्सन के साथ इंटरेक्ट करता है, वो कहलाती है आपकी ट्रांजैक्शन। हेल्दी ट्रांजैक्शन occur when individual communicate from complementary ego state, while unhealthy transaction result from crossed or ulterior transaction. नेक्स्ट है गेम्स। तो इन ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, गेम रेफर्स टू रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट इंडिविजुअल एंगेज इन टू मीट साइकोलॉजिकल नीड टू और टू गेन अटेंशन। एक गेम का कंसेप्ट होता है इसके अंदर। गेम क्या होती है? रिपीटेटिव पैटर्न की। बिहेवियर के अंदर वो क्या पैटर्न है जिसका एक इंडिविजुअल यूज करता है दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। गेम ऑफन इन्वॉल्व हिडन एजेंडा, मैनिपुलेशन एंड नेगेटिव आउटकम। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? छुपे हुए एजेंडाज, मैनिपुलेशंस और नेगेटिव आउटकम्स। नेक्स्ट है लाइफ पोजीशन। तो लाइफ पोजीशन आर द फंडामेंटल बिलीफ इंडिविजुअल होल्ड अबाउट देमसेल्फ एंड अदर्स। किस चीज पर विश्वास करता है एक इंडिविजुअल, वो चीज आती है आपकी लाइफ पोजीशन के अंदर। द 4 लाइफ पोजीशन इन टर्म ट्रांजैक्शनल एनालिसिस आर आई एम ओके, यू आर ओके, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। 4 तरीके की पोजीशन होती हैं लाइफ पोजीशन ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में। आई एम ओके, यू आर ओके, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके एंड आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। ये 4 तरीके की पोजीशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रोक्स। तो स्ट्रोक्स आर यूनिट ऑफ रिकॉग्निशन, अटेंशन एंड कम्युनिकेशन एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल्स के बीच में क्या क्या चीजें शेयर्स हुई हैं वो कहलाती हैं आपकी स्ट्रोक्स। पॉजिटिव स्ट्रोक कंट्रीब्यूट टू इमोशनल वेलबींग, व्हाइल नेगेटिव स्ट्रोक लीड टू साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। अगर ये स्ट्रोक पॉजिटिव होता है तो इससे इमोशनल वेलबींग बढ़ जाती है, और अगर नेगेटिव स्ट्रोक होता है तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आ जाता है इससे। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट इज अ सेट ऑफ अनकॉन्शियस लाइफ प्लान और डिसीजन मेड इन चाइल्डहुड दैट शेप एन इंडिविजुअल बिलीफ, बिहेवियर एंड रिलेशनशिप। स्क्रिप्ट क्या होती है? ऐसी अनकॉन्शियस प्लान्स या फिर डिसीजन जो कि एक चाइल्डहुड में बनाए होते हैं और जो कि एक इंडिविजुअल के बिलीफ, बिहेवियर और रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं, शेप करते हैं। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एम टू हेल्प इंडिविजुअल आइडेंटिफाई एंड चेंज लिमिटिंग ऑन सेल्फ डिफीटिंग स्क्रिप्ट। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या होता है करता है? वो मदद करता है एक इंडिविजुअल की कि वो आइडेंटिफाई कर पाए, चेंज कर पाए, लिमिट कर पाए अपने इन सेल्फ डिफीटिंग स्क्रिप्ट्स को, ठीक है। ये था कंसेप्ट आपका किस चीज का? ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का। तो देखिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट है बिहेवियरल मॉडलिंग एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का। तो बिहेवियरल मॉडलिंग एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग आर टू अप्रोच दैट इंडिविजुअल कैन यूज टू एनहांस देयर स्किल, नॉलेज एंड पर्सनल डेवलपमेंट। क्या बोला है? जो बिहेवियरल मॉडलिंग है और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, वो 2 अलग अलग अप्रोच हैं जिनका यूज एक इंडिविजुअल कर सकता है अपने स्किल, नॉलेज और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। बोथ मेथड इन्वॉल्व एक्टिव एंगेजमेंट इन लर्निंग एंड कैन बी अप्लाइड इन वेरियस कंटेक्स्ट इंक्लूडिंग एजुकेशन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। दोनों के अंदर इंडिविजुअल की एक्टिव एंगेजमेंट उतनी जरूरी है और दोनों कई जगह पर यूज करे जा सकते हैं, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे प्रोफेशन से रिलेटेड, चाहे पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड डेवलपमेंट की जरूरत हो अगर। तो बिहेवियरल मॉडलिंग क्या होती है? बिहेवियरल मॉडलिंग इज अ लर्निंग अप्रोच दैट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग एंड लिमिटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर हु डेमोन्स्ट्रेट डिजायर्ड स्किल और कॉम्पिटेंसी। बिहेवियरल मॉडलिंग के अंदर एक ये अप्रोच है जिसके अंदर ऑब्जर्व करा जाता है और इमिटेट करा जाता है दूसरों का बिहेवियर, जो कि वो स्किल्स और कॉम्पिटेंसी जिनके पास होती है जो हमें चाहिए, तो उसको सीखने के लिए हम उनके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं और इमिट कर लेते हैं। This method is based on social learning theory, which suggests that individual can acquire new behavior by observing and modeling the action of role model or expert। ये जो मेथड होता है ये एक तरीके का सोशल लर्निंग थ्योरी का पर बेस्ड होता है। इसके अंदर क्या माना जाता है कि अगर एक इंडिविजुअल को कोई नई बिहेवियर को एक्वायर करना है तो वो कैसे एक्वायर कर सकता है? जो उनका रोल मॉडल है उनको ऑब्जर्व करके और उनके मॉडल जो वो एक्शन करते हैं उन्हें ऑब्जर्व करके उन्हें एक्वायर कर सकता है। Behavioral modeling can be applied in various learning contexts such as skill-based training, leadership development, communication training and professional development program। Behavioral modeling का यूज को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर, लीडरशिप डेवलपमेंट के अंदर, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग के अंदर और प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर। बाय ऑब्जर्विंग एंड इम्यूलेटिंग इफेक्टिव behavior, individual can enhance their ability, confidence and performance in specific area। बिहेवियरल मॉडलिंग के अंदर ऑब्जर्वेशन से क्या करके ऑब्जर्वेशन करके एक इफेक्टिव बिहेवियर जो कि इंडिविजुअल की एबिलिटी, कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस को एनहांस करेगा, उसे एक्वायर किया जा सकता है। दूसरा होता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज अ एजुकेशनल अप्रोच इन विच इंडिविजुअल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग प्रोसेस, सेट गोल, आइडेंटिफाई रिसोर्सेज एंड इवैल्यूएट देयर प्रोग्रेस इंडिपेंडेंटली।
सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या है? एक तरीके की एजुकेशनल अप्रोच है जिसके अंदर इंडिविजुअल वो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लर्निंग का प्रोसेस परफॉर्म करता है, गोल सेट करता है, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करता है और अपनी प्रोग्रेस को इवेल्युएट करता है। This method empower learner to control their learning experience and tailor it to their needs, interest and preference। ये जो मेथड होता है इसके अंदर लर्नर एम्पावर मतलब लर्नर का एक अच्छा कंट्रोल होता है अपने लर्निंग के ऊपर, उसका लर्निंग एक्सपीरियंस के ऊपर, और वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसे डिजाइन करता है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कैन बी implemented through various strategies such as goal setting, self assessment, independent study, project based learning, online courses, collaborative learning community। जो ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है ये कई तरीके से इंप्लीमेंट करी जा सकती है, गोल सेटिंग की मदद से, सेल्फ असेसमेंट की मदद से, इंडिपेंडेंट स्टडी की मदद से, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की मदद से, ऑनलाइन कोर्सेज की मदद से, या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग कम्युनिटीज की मदद से। By taking control of their learning journey and developing self-regulation skill, individual can foster lifelong learning habit, adaptability and personal growth। अगर एक इंडिविजुअल का कंट्रोल आ जाता है उसकी लर्निंग के ऊपर तो फिर इससे क्या होता है, वो डेवलप कर पाता है अपनी सेल्फ रेगुलेशंस की स्किल, तो और लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैबिट को डेवलप कर पाता है, एडेप्टेबल हो जाता है और अपनी पर्सनल ग्रोथ को खुद से कंट्रोल कर पाता है। ठीक है, तो ये थे आपके बिहेवियरल लर्निंग और आपकी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। नेक्स्ट है आपका इवेल्युएटिंग द एचआरडी, एचआरडी को इवेल्युएट करना। तो इवेल्युएटिंग एचआरडी इनिशिएटिव इज एसेंशियल फॉर डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस, इंपैक्ट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को इवेल्युएट क्यों करना पड़ता है? ताकि हमें पता लग सके इफेक्टिवनेस, इंपैक्ट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, किस चीज का जो हमने लर्निंग एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट करी है उससे हमें क्या रिजल्ट मिला है, उसे जानने के लिए हमें एचआरडी को इवेल्युएट करना पड़ता है। Evaluation help HR professional, training manager and organization leader assess the outcome of HRD intervention। इससे क्या होता है, जो HR प्रोफेशनल होते हैं, मैनेजर होते हैं और लीडर होते हैं, उन्हें पता लग पाता है कि जो HRD मतलब जो हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करा है उसका क्या रिजल्ट आया है। आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट के एरिया आइडेंटिफाई हो पाते हैं और मेक डेटा ड्रिवन डिसीजन टू ऑप्टिमाइज द लर्निंग एंड डेवलपमेंट फंक्शन। और लर्निंग एंड डेवलपमेंट के फंक्शन को और ऑप्टिमाइज करने के लिए हम डिसीजन ले पाते हैं। To effectively evaluate human resource development initiative, organization can follow a structured approach that involve multiple step and consideration। अच्छे से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को इवेल्युएट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करती है जिसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके एचआरडी को इवेल्युएट करा जाता है। तो वही स्टेप्स आपको बता रखे हैं। सबसे पहले स्टेबलाइज इवेल्युएशन ऑब्जेक्टिव। तो डिफाइन क्लियर इवेल्युएशन ऑब्जेक्टिव दैट अलाइन विद गोल ऑफ एचआरडी इनिशिएटिव। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है जो कि एचआरडी इनिशिएटिव्स के गोल के साथ अलाइन करता हो। डिटरमाइन विच एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्राम यू वांट टू असेस सच एज लर्निंग आउटकम, बिहेवियर चेंज, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट और बिजनेस इंपैक्ट। जो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, ये जानना होता है कि आप प्रोग्राम के किस चीज को असेस करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस को, बिहेवियर को, बिजनेस इंपैक्ट को, किस चीज को आपको इवेल्युएट करना है। फिर आता है सिलेक्ट इवेल्युएशन मेथड। तो चूज द एप्रोप्रिएट इवेल्युएशन मेथड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरडी इनिशिएटिव। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, इवेल्युएशन के मेथड को चूज करना होता है। कॉमन इवेल्युएशन मेथड में आपके क्या क्या आ जाते हैं, सर्वे, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप ऑब्जर्वेशन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, असेसमेंट एंड आरओआई एनालिसिस। इनमें से जो भी मेथड आपको यूज करना है आप उसे चूज कर सकते हैं अपने एचआरडी इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है कलेक्ट डेटा। तो गैदर रिलेवेंट डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एचआरडी इनिशिएटिव। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, आपको एचआरडी से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना होता है। कलेक्ट डेटा बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम टू ट्रैक प्रोग्रेस एंड मेजर आउटकम। जो ये डेटा होता है वो आपको बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम कलेक्ट करना होता है जिससे आप प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएं और आउटकम को मेजर कर पाएं। नेक्स्ट आता है एनालाइज डेटा। तो एनालाइज द कलेक्टेड डेटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, पैटर्न, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड एरिया फॉर इंप्रूवमेंट इन एचआरडी इनिशिएटिव। अब डेटा कलेक्ट हो गया तो उस डेटा को एनालाइज करना होता है, उसमें क्या ट्रेंड है, क्या पैटर्न है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है और कहाँ का इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन टूल एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक टू ड्राइव मीनिंगफुल इनसाइट फ्रॉम डेटा। इसके अंदर आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल, डेटा विजुअलाइजेशन टूल और क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक का यूज कर सकते हैं एक मीनिंगफुल डेटा इंफॉर्मेशन गेन, मीनिंगफुल इनसाइट्स पाने के लिए। नेक्स्ट आता है असेस लर्निंग आउटकम। तो इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ एचआरडी प्रोग्राम ऑन एम्प्लॉय लर्निंग आउटकम सच एज नॉलेज एक्विजिशन, स्किल डेवलपमेंट, बिहेवियर चेंज एंड एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग इन वर्क प्लेस।
अब क्या करना होता है, एचआरडी प्रोग्राम का एम्प्लॉय के लर्निंग आउटकम पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उस इम्पैक्ट को इवेल्युएट करना होता है। मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग एनहांसिंग एम्प्लॉय कैपेबिलिटी, और मेजर करना होता है कि ट्रेनिंग से एक एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी कितनी इनहांस हुई है। नेक्स्ट है इवेल्युएट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, तो असेस द इम्पैक्ट ऑफ एचआरडी इनिशिएटिव ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ वर्क, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड अदर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। उसके बाद क्या असेस करना होता है, एचआरडी इनिशिएटिव का एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पर, प्रोडक्टिविटी पर, क्वालिटी ऑफ वर्क पर और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर क्या इम्पैक्ट पर आया है। डिटरमाइन वेदर द ट्रेनिंग प्रोग्राम हैव लीड टू टेंजिबल इंप्रूवमेंट इन जॉब परफॉर्मेंस, और ये जानना होता है कि जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवाए गए हैं, क्या इनका एक्चुअल में कोई टेंजिबल इंप्रूवमेंट आया है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के ऊपर या नहीं। नेक्स्ट आता है कैलकुलेट आरओआई, तो कंडक्ट अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस टू मेजर द फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ एचआरडी इनिशिएटिव कंपेयर टू कॉस्ट इनकर्ड। एक आरओआई का भी कैलकुलेशन करना होता है जिससे आपको पता लग सके कि आपने जितना एचआरडी के ऊपर खर्चा करा है कि आपको उतने से ज्यादा या उतना बेनिफिट मिला भी है या नहीं मिला। कैलकुलेट आरओआई बाय क्वालिफाइंग द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इंप्रूव परफॉर्मेंस, रिड्यूस टर्नओवर, इंक्रीज रेवेन्यू एंड अदर आउटकम एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग। आरओआई कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मॉनेटरी टर्म में आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है उससे क्या फायदा, कितना फायदा हुआ है, टर्नओवर रिड्यूस हुआ है उससे क्या हुआ है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है अगर तो उससे क्या फायदा हुआ है, और इन सारी चीजों को मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट करके आरओआई निकालोगे। फिर आता है असेस एम्प्लॉय एंगेजमेंट, तो इवैल्यूएट द लेवल ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन विद एचआरडी प्रोग्राम। लास्ट स्टेप में क्या इवैल्यूएट करना होता है कि एम्प्लॉय की एंगेजमेंट कैसी है और एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाई है इन एचआरडी प्रोग्राम से। मेजर फैक्टर सच एज मोटिवेशन, कमिटमेंट, मोरल एंड विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन लर्निंग एक्टिविटी टू गॉज द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग इनिशिएटिव। इसके अंदर क्या क्या फैक्टर देखे जाते हैं, मोटिवेशन, कमिटमेंट, मोरल एंड विलिंगनेस, कि कितना एम्प्लॉय विलिंग है एचआरडी लर्निंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस होता है जिसकी मदद से आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को इवेल्युएट कर पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो ये यूनिट नंबर 3 है ये कंप्लीट हो जाती है। इसकी वन शॉट रिवीजन, इतना ही कंटेंट आपके एग्जाम में दिया गया है। जो जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है वो सारी चीजें मैंने आपको कवर करवा दी हैं। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।